नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सत्रीय सैन्य वार्ता का एक और दौर आज होगा और इसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष बिंदुओं से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने का भी ध्यान दिया जाएगा। वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष पर मोल्डो सीमा बिंदु पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और आपको ये भी बता दें कि आज की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन करेंगे और भारतीय पक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वो देपसांग बुलंगे डेमचोक में मुद्दों के समाधान के लिए दबाव डालने के अलावा टकराव वाले शेष बिंदुओं से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी। वार्ता के कुछ दिनों बाद दोनों सेनाओं ने गोगरा में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की, जिसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ये जानकारी भी सामने आई है कि महीने पहले भी उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC को लगभग 100 सैनिकों द्वारा पार किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के सैनिकों के बीच तनातनी की घटना हुई थी। थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य निर्माण और बड़े पैमाने पर तैनाती को बनाए रखने के लिए नए बुनियादी ढांचे का विकास चिंता का विषय है। उन्होंने ये साफ कहा कि यदि किसी चीनी ने सेना सर्दियों के दौरान भी तैनाती बनाए रखती है तो इससे नियंत्रण रेखा जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि सक्रिय LOC जैसा नहीं होगा जैसा कि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेनमार्क समक्ष मेटे के आपको बता दें कि 7 नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा कारोबार निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की है। और आपको ये भी बता दें कि PM आज सुबह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, जहां विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनकी आगवानी भी की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे के बीच पिछले साल स्थापित हरित सामरिक गठजोड़ के प्रगति की समीक्षा किए जाने की संभावना भी है। वहीं गौरतलब है कि 28 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से हुई शिखर बैठक में भारत और डेनमार्क ने हरित सामरिक गठजोड़ स्थापित किया था। दोनों पक्ष आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और बहुसत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले फेडरिक्सन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। इसके बाद राष्ट्रपिता भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक्सन का स्वागत भी किया और जहां डेनमार्क ने प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता से पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भेंट की थी। आपको बता दें कि भारत और डेनमार्क के मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं। भारत में डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच नवीनकरण ऊर्जा, स्वच्छ औद्योगिकी और कचरा प्रबंधन, कृषि जैसे कई मुद्दे रहे हैं और क्षेत्र में मजबूती का सहयोग भी रहा है। दिल्ली की राजधानी, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट भी है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हॉस्टल और गेस्ट हाउस पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि किराएदारों के वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। आगामी त्योहारों के सीजन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में गश्त तेजी कर दी है और नवरात्रि त्योहारों के सीजन में भी शुरुआत का प्रतीक बताया जा रहा है।
है। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई। हालांकि इस बार कम संख्या में स्थानीय बाजारों और मंदिरों में भीड़ उमड़ी। दिल्ली में चल रहे समारोहों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक स्थानीय दुकानदार ने यह भी कहा कि लोगों की भारी भीड़ के कारण हमेशा किसी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है और जब हम अपने क्षेत्र में वर्दी में पुरुषों को गश्त करते देखते हैं तो हम खुद को भी सुरक्षित महसूस करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी को भी भंडाफोड़ किया था और 7 संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया था, जो इस त्योहार के सीजन के दौरान देश में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। आरोपित अब पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले में लक्सर के सुल्तानपुर में 10 अक्टूबर को होने वाली मुख्यमंत्री की जनसभा से लोगों को कई उम्मीदें हैं। क्षेत्र के लोगों को सुल्तानपुर क्षेत्र में पचलेश्वर महादेव और मंदिर के पास से बहने वाली पश्चिम मुहानी बाणगंगा में गंगा से पानी छोड़े जाने और सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने सहित 1 दर्जन विकास योजनाओं की घोषणाओं की भी उम्मीदें की जा रही हैं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को लक्सर के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा प्रस्तावित है और इसके लिए पुलिस ने प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री से सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने, लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का दर्जा समेत अनेक विकास योजनाओं पर घोषणा होने की भी उम्मीद जताई हुई है। आपको ये भी बता दें कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आज भी लक्सर क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों की तैयारियां खेतों और सड़कों पर ही करनी पड़ती हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लक्सर में खेल स्टेडियम की सौगात भी देंगे और हर साल बरसात के दिनों में ग्रामीणों की नदियों में डूबकर मौत हो जाती है। उन्हें उम्मीद है कि लक्सर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल पुलिस या फिर SDRF की यूनिट की घोषणा करेंगे। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि क्षेत्र के छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को यह भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुल्तानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की सौगात दे सकते हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करेंगी और रैली के जरिए प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी में लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग करेंगी। प्रियंका गांधी की यह जनसभा सुबह 11 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी। कांग्रेस ने आज वाराणसी में होने वाले प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर भी शुक्रवार को जारी कर दिया है, जिसमें प्रियंका की तस्वीर के साथ किसान न्याय रैली का उल्लेख भी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर के अनुसार रविवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाली किसान न्याय रैली के लिए चलो बनारस का नारा भी दिया गया है। कांग्रेस की उच्च प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना द्वारा जारी पोस्टर में अजय कुमार मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करने, लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को भी गिरफ्तार करने और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। 6 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी की आज वाराणसी में होने वाली जनसभा की घोषणा 1 अक्टूबर को ही कर दी गई थी, लेकिन पार्टी ने अब इसे लखीमपुर खीरी हिंसा से जोड़ दिया है। राजनीतिक आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद जिस आक्रमण अंदाज में सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं, उससे साफ तौर पे लग रहा है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए सक्रिय माना जा रहा है। और वहीं यूपी में अगले साल ही की शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी किसान न्याय रैली करेंगी और रैली के जरिए प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की
लखीमपुर हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की जनसभा सुबह 11 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी और कांग्रेस ने आज वाराणसी में होने वाले प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर शुक्रवार को ही जारी कर दिया है। इसमें प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ किसान न्याय रैली का उल्लेख भी किया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर के अनुसार रविवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाली किसान न्याय रैली के लिए चलो बनारस का नारा दिया गया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना द्वारा जारी पोस्टर में अजय कुमार मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने, लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को गिरफ्तार करने और 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। बढ़ते हैं, आपको बता दें दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुंबई में अगर बात की जाए तो क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के पर एनसीबी ने सफाई दी है और एनसीबी ने डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह के आरोपों को कहा है कि एजेंसी जो है निष्पक्ष कार्रवाई करती है और हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जानती थी और डिप्टी डीजी का भी साफ तौर पे कहना है कि रेड वाले दिन 14 लोगों का एनसीबी ने दफ्तर लगाया था और नोटिस भी जारी किए थे और उनसे पूछताछ की गई थी। सबूतों के अभाव में चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था और 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं एनसीबी अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि छोड़े गए सभी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप धारणाओं पर भी आधारित किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। ये बात उनके वकील ने कोर्ट में भी दर्ज कराई है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीबी ने रेड के दौरान नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में ही छोड़ दिया था और जिसमें बीजेपी नेता का भी एक रिश्तेदार शामिल है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी के जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े ने कहा कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। एक जवाबदेह अफसर इस तरह फेक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? हिरासत में लिए गए 8 या 10 नहीं बल्कि 11 थे। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। टिकैत ने कहा कि शनिवार को उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उन्हें अपराधी नहीं मानते जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की, क्योंकि उन्होंने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया है। एक सवाल के जवाब में टिकैत ने साफ कह दिया कि लखीमपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए। यह क्रिया के बदले ही प्रतिक्रिया थी। मैंने हत्या में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक जांच नहीं हो सकती है, किसी गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक सवाल कर सकते हैं। समझौते में भी मांग की थी कि मंत्री का इस्तीफा हो। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता तो हम फिर से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसान। ये दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। किसान नेताओं ने शनिवार को मांग की कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जाए। नेताओं ने यह भी कहा कि घटना एक सुनियोजित साजिश थी।